गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पंजाब केसरी के नाम से और युवाओं को प्रेरित करने वाले लाला लाजपत राय जी, ए कॉल टू यंग इंडिया, यंग इंडिया, ए कॉल टू यंग इंडिया उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी और यंग इंडिया उनकी एक छोटे टाइटल के रूप में एक रचना थी। तो हिंद के पंजाब केसरी के स्थान पर आजकल हिंद केसरी, मैं सभी को श्रोताओं को हिंद केसरी कहूँगा। दहाड़ते हुए शेर, भारत माता के दहाड़ते हुए शेर, जैसे लाला लाजपत राय जी को पंजाब का दहाड़ता हुआ शेर माना जाता था। आज उनको समर्पित उनके राष्ट्र संबंधी विचार, स्वतंत्रता संबंधी विचार, लोकतंत्र संबंधी विचार और स्वराज्य पार्टी जो बनाई थी, मैं थोड़ी स्वराज्य पार्टी के बारे में ज़रूर बात करूँगा, क्यों बनाई गई। CR दास जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 1922 में, वो उससे रुष्ट थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि हम असहयोग को वहाँ तक ले जाना चाहते हैं, काउंसिलों तक, परिषदों तक ले जाना चाहते हैं कि सहयोग नहीं न करने की जो नीति है वहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। और वो इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे कि इसको वापस लिया गया, चोरी चोरा कांड को एक सिर्फ आधार बनाकर देश की इतनी बड़ी जो ऊर्जा जो खर्च की गई थी, वो सहमत नहीं थे। लाला लाजपत राय जी बाद में उनसे जुड़े, हालांकि स्वराज्य पार्टी 1923 में चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू दोनों को उसका जाता है योगदान उसकी स्थापना में। मैं पहले लाला लाजपत राय जी को कवर करूँगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और युवाओं के लिए प्रेरणा गामी जो आज वीडियो रहेगा। लाला लाजपत राय प्रसिद्ध उग्र राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता संग्रामी हुए हैं। उनको पंजाब केसरी होने का गौरव सम्मान प्राप्त है। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे 1882 में आर्य समाज के सदस्य बन गए। उन्होंने 1905 में किए गए बंगाल विभाजन, जो लॉर्ड कर्जन ने धर्म की बाहुलता के आधार पर पूर्वी और पश्चिम बंगाल में जो विभाजन कर दिया था, विभाजन का विरोध किया। सन 1921 में लाला जी ने लोक सेवा मंडल की स्थापना की। 1926 में भारतीय विधानसभा के सदस्य भी चुने गए थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाहौर में एक बहुत बड़े जुलूस की अगुवाई की थी। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने, जो सैंडर्स एक बदनाम पुलिस अधिकारी है, भारतीय इतिहास में कलंकित अधिकारी है, ने उन पर लाठियों की बरसात कर दी। इस संबंधी लाला जी ने लाहौर में विशाल समूह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे शरीर पर लगी लाठी का प्रत्येक वार ब्रिटिश साम्राज्य कफन में कील की तरह साबित होगा। वर्तमान लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को मैं कहता हूँ, अंग्रेजों को घटिया दर्जे के शासन के रूप में तभी तक कह पाएंगे बशर्ते आपकी कार्यशैली उनसे अच्छी हो। यदि आपने इसी तरह प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है और इसी तरह का लाठी में बरसात करनी शुरू कर दी, मैं सभी राज्य और केंद्र सरकार को ये कह रहा हूँ कि ये भूल कभी मत करने। लाला लाजपत राय जी को एक प्रकार से उनके जो की हुई जो उनका जो योगदान था उसको एक वजह से नकारना होगा। सैंडर्स एक दुश्मन और नीच किस्म का अधिकारी था, उसने लाठियाँ बरसाई लाला लाजपत राय जी पर शांति और प्रदर्शन करते हुए। और लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर लगी लाठी का प्रत्येक बार ब्रिटिश साम्राज्य कफन में कील की तरह साबित होगा। लाला जी ने अपनी चोटों के कष्ट ज़्यादा देर तक न सह सके और 17 नवंबर 1928 को भारत माता को, हमें सब को छोड़कर, हमारे जिम्मे आज़ादी की शेष लड़ाई को छोड़कर और इस स्वर्गवास, यहाँ से स्वर्गवास के लिए प्रस्थान कर गई। लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखी महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम मैं बताऊँ। अनहैप्पी इंडिया, यानी वो ये कहते थे कि अंग्रेज शासन में भारत पूरा अनहैप्पी दुखी है। ए कॉल टू यंग इंडिया, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिया, आत्मनिर्णय का अधिकार मिले। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य। इंग्लैंड, इंग्लिश डेप्ट टू इंडिया। और उनका लास्ट था द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ये सारी जो उन्होंने किताबों के, पुस्तकों के माध्यम से हमें बातें बताई।
अब मैं उनकी स्वराज्य पार्टी, मैंने पहले बताया था कि असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने वापस लिया, तो CR दास जी उस टाइम इस कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था, उसमें वो कुछ बातें शामिल कराना चाहते थे कि हम हमारा जो असहयोग है वो काउंसिलों तक ले जाना चाहते हैं। और कांग्रेस के जो तत्कालीन नेता थे वो नेताजी इस बात से सहमत नहीं थे। तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, और स्वराज्य पार्टी केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय परिषदों में प्रवेश करने का निश्चय किया, और 1923 में चुनाव मतों में सफलता प्राप्त की। बहुत बड़ी बात है। वो कहते थे कि हम असहयोग को वहाँ तक ले जाएंगे। 1925 में लाला लाजपत राय केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए, और उन्हें केंद्रीय विधानसभा में स्वराज्य दल का उप नेता बनाया गया। बहुत बड़ी बात है। जैसे आज लोक संसद की जो स्थिति है, केंद्रीय विधानसभा का मतलब ये है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट टाइप ही था, मतलब राष्ट्रीय स्तर की जो एक सदन था उसका नाम था राष्ट्रीय स्तर के सदन का। तो लाला लाजपत राय जी वहाँ स्वराज्य पार्टी की तरफ से निर्वाचित हुए। लाला लाजपत राय को स्वराज्य पार्टी की विधानसभा से उठाकर बाहर चले जाने की नीति पसंद नहीं थी। उनको स्वराज्य पार्टी की मुसलमानों को संतुष्ट करने सांप्रदायिक मांगों को स्वीकार नीति पसंद नहीं थी। हाँ, कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति चाहे घर में हो बाहर में हो, सच्चाई और बुराई उसे पसंद नहीं होती। वैसा लाला लाजपत राय जी के साथ भी हुआ कि जो मुसलमान को संतुष्ट करने की जो सांप्रदायिक मांगों को स्वीकार करने नीति स्वराज्य पार्टी की, न तो वो पसंद की, और न ही उन्होंने जो विधानसभा से उठकर बाहर चले जाना। ये मैं आज के सदनों की बात कर रहा हूँ। विरोध नहीं, अपनी बात को ढंग से रखिए, सदन के अंदर रखिए। उठकर जाना कोई ज़्यादा हल नहीं है। एक जिरह है सदन के अंदर, पक्ष विपक्ष की जिरह है किसी मुद्दे को लेकर, जैसे अदालत में होती है। मैं कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी करके जाइए और जिरह में जीतिए। ये बाहर जाना, मैं उन सभी माननीय से, सभी इलेक्टेड बॉडीज़ पर्सन से मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ बायोकाट की नीति ज़्यादा न अडॉप्ट करें, बहिष्कार की नीति न लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से जिस मुद्दे पर आपको सरकार को खींचना है, सरकार की नीति की बुराई करनी है, बुराई को सिद्ध करना है। अकेले बुराई करने से काम नहीं चलता। सबसे बड़ी बात ये, बुराई को अगर आपने सिद्ध कर दिया तो आप जीतते हैं, चाहे आपकी शक्ति कम हो। सदन में चाहे कोई 400 सदस्य हो किसी दल के लिए कि दो। मैं ये बात आज भी बता देना चाहता हूँ कि अच्छी और सच्ची बात, मैं शुरू से पहले भी वीडियो लॉन्च किया था, मैं आपको पहले बता दूँ, अच्छी और सच्ची बात निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। चाहे केंद्र सरकार की धारा 370 की नीतियों में इसलिए कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति किसी भी दल में हो और कितना बड़ा आलोचक हो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दल का, परंतु जो भी लोग हैं, चाहे वो JND के संबंधित व्यक्ति हो, जो गैर राजनीतिक है, मैं राजनीतिक लोगों पर नहीं जा रहा हूँ, वो क्या कह देते हैं, उनकी बातें वो अपने वोटों के नज़रिए से होती हैं, वो गलत भी कह सकते हैं। परंतु JND में जाके यदि पढ़े लिखे लोगों से और जो अच्छे लोगों से, जो सभ्य लोग हैं, जिनकी राष्ट्रीय भावना है, जिनमें सामाजिक भावना, वो सभी कहते हैं कि ये गलत बात थी। कभी एक देश में ऐसा होता है क्या? और हमारे देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जहाँ इतना संविधान लचीलापन है, संघात्मक व्यवस्था है, एकात्मकता भी है, किस ढंग से बना रखा। तो और इसी प्रकार से दिल्ली में जो मैंने पिछली बार देखा मीडिया की तरफ से, दिल्ली सरकार एक नया वो लेकर आई थी, एक नई नीति, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा। मैं थोड़ी आज उसमें भी शामिल करूँगा। लाला लाजपत राय वाली जो स्वराज्य पार्टी में आई, परंतु अपनी पार्टी की स्वराज्य पार्टी कांग्रेस की नीतियों से असहमत होकर बनी थी। वास्तव में कांग्रेस उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रही थी, वो बात को बहुत मजबूती से उठा रहे थे। CR दास जी उस टाइम खुद अध्यक्ष थे, फिर भी कांग्रेस वाले उसको रोक कर और उसको काउंसिलों तक नहीं ले जाना चाहते। वो चाहते थे कि काउंसिलों तक जाए ऐसे। इसी प्रकार से मैं कर रहा हूँ, एक मैं इसलिए बात साझा कर रहा हूँ थोड़ी सी। मैं चाहता हूँ सभी उसको और भी प्रमोट करें। अगर ऐसी बहुत, जैसा सुनने में आ रहा है कि उसने जब ये महिला मुफ्त बस यात्रा की, तो एक दिन मैं TV पर देख रहा था किसी एंकर से, वहाँ के सरकारी प्रतिनिधि की बात, तो वो बता रहा था कि एक महीने में हमारा 17 करोड़ इजाफा हुआ। 17 करोड़ महिलाएं मुफ्त में यात्रा का लाभ भी ले लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो ये नीति लागू करने से जो अगला महीना है उससे 17 करोड़ रुपये DTC का राजस्व बढ़ा है। अगर इस तरह की बातें हैं, अभी मैं और पढ़ रहा था, मैं सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूँ, केंद्रीय मामला सरकार का मामला नहीं है, कि सभी इस पर मनन करें। और यदि उनको लाभ हो रहा और महिलाओं को लाभ हो रहा हो तो हम सभी पुरजोर प्रार्थना करते हैं, सभी पक्ष विपक्ष जो भी राजनीतिक दल भारत में काम कर रहे हैं, प्लीज़ इस मिशन को आगे बढ़ाएं, मुफ्त महिला बस यात्रा। अगर उसके ढेर सारे फायदे हो सकते हैं।
एक महिला अगर अकेली चढ़ी है, सीट भी नहीं मिली, सीट की गारंटी नहीं है यहाँ बस यात्रा में, और बच्चा गोद में लिए हुए है और कंडक्टर बार बार कर रहा है बहन जी टिकट, बहन जी टिकट। आप सोच सकते हो कि उस समय उसका टिकट लेने क्या औचित्य बनता है, और वो टिकट कैसे लेगी। बस प्रशासन ये भी, अगर मुफ्त यात्रा भी जो राज्य नहीं दे पाए, मैं उनसे विशेष अनुरोध करता हूँ कम से कम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें सुरक्षित करके उनके बैठने की व्यवस्था बसों में जरूर कर दें। तो ये लाला लाजपत राय जी की बात इसलिए मैं बढ़ाई आगे कि स्वराज्य पार्टी बनी कांग्रेस की नीतियों से असहमत होकर, और लाला लाजपत राय जी तो इनकी नीतियों से भी सहमत नहीं थे। ये तुष्टिकरण की जो नीति आई उसका उन्होंने विरोध किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे मैं उनकी जो 4 और जो पुस्तक रचना है उनकी बात करूँ, यंग इंडिया, एनएपी इंडिया जो बताई थी मैंने, ये इन पर काफ़ी डिटेल से ये जो चारों पुस्तक हैं, ये कॉल टू यंग इंडिया, मतलब मेरा जो यहाँ उनकी यंग इंडिया जो बात कहना है, एनएपी इंडिया, एनएपीएफ भी काफ़ी हिस्सा हो सकता है, कोई बात नहीं, भारत का बहुत बड़ा भाग जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है हो सकता है, और नहीं भी है तो मैं ये युवाओं से आह्वान करता हूँ कि अगर कोई भी दुखी है तो उन लोगों का साथ देने के लिए, उनकी पुकार सुनने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए आगे आए। लाला लाजपत राय जी ने शरीर पर लाठी खाई थी, वो लाठी इस देश के विकास के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के युवाओं के लिए जो आज हम बैठे हैं, हमारे लिए लाठियाँ खाई थी। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, और कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया, क्योंकि साइमन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और उनमें से एक भी भारतीय नहीं था। हाँ, ये भी मैं आज के दिन बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी कोई नीतिगत बातें हों किसी भी वर्ग संबंधी, तो ये मेरा विशेष रूप से कहना है। आज मैं दिन में सोच रहा था कि अंग्रेज़ों की घटिया नीति होती थी, बाय ब्लड बी इंडियन एंड बाय आइडियोलॉजी बी इंग्लिश, यानी वो भारत में किस तरह की नस्ल देखना चाहते हैं, तो भारतीय जन्म से तो है परंतु उसको ऐसा बना दो कि विचारों से अंग्रेज हो। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई जो ये बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं, सबसे सम्मान के योग्य वो व्यक्ति हैं सैनिकों की तरह, किसानों की तरह सफाई कर्मी। तो मेरा मतलब कि सफाई कर्मी समाज से किसी ऐसे व्यक्ति को जो सांसद निर्वाचित है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, उनको नहीं, जो जमीनी स्तर पर जो लोग सफाई में लगे हुए वास्तव में वो समाज और राष्ट्र का उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। नहीं, देश में आपको पता है कि क्या हालत बन जाएगी बदबू से। वो लोगों की हिम्मत देखो, उन लोगों ने पीढ़ियाँ खपाई हैं इस स्वच्छता अभियान में। आज जो हमारी सरकारें चलाने की बात कर रही हैं, उन लोगों ने इस अभियान में अपनी जिंदगियाँ खपाई, और उन लोगों को हमें सबसे अधिक आदर से देखना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ इस प्रकार के जो भाई हैं, मैं उनको पहले ही कहा था कि हमारा चैनल किसी के प्रति इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं करेगा, हम उनको भी सिर्फ एक समझाने की भाषा में बोलेंगे। प्लीज़ आप सभी मिलकर, और सरकारों से अनुरोध करूँगा, सभी समाज उनका सम्मान करे, तिरस्कार किसी व्यवस्था में नहीं करे। और सरकारों से मैं ये कहूँगा कि हर स्तर पर, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे मंडल स्तरीय प्रशासन हो, सबसे अधिक पुरस्कार जो हरियाली और स्वच्छता जो बढ़ाने वाले लोग हैं, आंकड़ागत नहीं, ज़मीनी स्तर पर, यानी हजारों महिलाएं जो अपने कपड़े से नाक ढककर और सफाई करती हैं, उनमें से 5 महिलाओं को अगर वास्तविक यानी धरातल पर पुरस्कार मिलेगा तो वो 995 प्रेरित होंगी, और लाला लाजपत राय जी के सपने आज़ाद भारत के साकार होंगे, उसको आगे बढ़ाएं। उनकी राष्ट्रवाद के संबंध में विचार थे वो बताऊंगा। लाला लाजपत राय पक्के राष्ट्रवादी थे। वे इस धारणा मानते थे कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने आदेशों को निश्चित और क्रियान्वित करने का अधिकार है। उसके इस अधिकार को किसी प्रकार का आक्षेप करना अन्यायपूर्णता अस्वाभाविक है, यानी कहते पूर्ण संपूर्ण हम किसी के दबाव में क्यों रहें। लाला लाजपत राय ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान के कट्टर समर्थक थे। तो बुराई किसी प्रकार की फेंकनी हो, किसी प्रकार की फेंकनी हो। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा सरकार को ऐसे उग्र राष्ट्रवादी जो लोग सेना में आकर टेम्परेरी रूप से सरकार बाहर नहीं बनना चाहते, और आज भी लाला लाजपत राय जी के जैसे जोश के युवा भरे पड़े हैं, उनकी जो उनको अवसर देना चाहिए सीमाओं पर और अंदर गृह जो अशांति है कहीं भी अगर दिखाई दे उसको भी नियंत्रित करने के लिए उस तरह की युवाओं को सरकार को बड़े पैमाने पर और मौका देना चाहिए, ताकि देश भी लाभान्वित हो, उनको भी अवसर अपनी बहादुरी दिखाने का मिले। लाला लाजपत राय संकीर्ण राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे। उनकी राष्ट्रीय एकता
की धारणा हिंदू मुस्लिम एकता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसके साथ साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि को भी एकता में शामिल करना चाहते थे। वही तो बात, अच्छे लोगों में एकता अपने आप आ जाती है और बुरे लोगों में नहीं आती। जो लोग किसी जाति और धर्म की संकीर्ण धारणाओं के आधार पर अपना पेट पालते हैं, मैं पहले भी कहना चाहता हूँ कि सभी जो धर्म का जो नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं, मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारा, जो भी, वो धर्म की अच्छाई बताएं, ताकि अनुशासित नागरिकों की पीढ़ी अपने आप तैयार हो जाएगी। वो एक दूसरे धर्मों पर ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप, धर्म सभी अच्छे हैं, सभी धर्मों में अच्छी बात है कि किसी में बुरी है ही नहीं, तो वो अच्छी बातें बताएं, और ताकि लोगों के बीच में मेल जोल बढ़े और राष्ट्र एकता की भावना मजबूत और सुदृढ़ हो। हमें उनमें एक दूसरे के प्रति अपने को हीरो बनाने के लिए इनके साथ ये उत्पीड़न हो रहा है, इनके साथ कुछ कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा भैया, आप बिल्कुल अपनी बात को अच्छे से उठाइए। बाकी समाज अगर कहीं उत्पीड़न है तो आपका समर्थन करेंगे। आजकल एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ राज्य सरकारें एक लव जिहाद के नाम के विरोध में और प्रस्ताव पास कर रही हैं। देखो, उसको पूरा पढ़िए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, वो अच्छी बात है। उसके मामले में एक बात समाज के सामने रखना चाहूँगा, और मैं खुद दलगत भावनाओं से और सरकार से ऊपर उठकर कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय मुझे अवसर दे तो मैं अपनी बात कहने को स्वतंत्र हूँ। सचिन पायलट और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भिन्न धर्म के व्यक्ति हैं, परंतु इस तरह के विवाह पर अंतर जाति और अंतर धार्मिक में हमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उस विवाह को परिवार स्वीकार करता हो। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सचिन पायलट जो उसके धर्म से संबंधित है, परंतु उसको खुश होकर अपना दामाद स्वीकार किया। जहाँ घरेलू हत्याएं हो रही हैं, पूरा परिवार दफन हो रहा है और स्वीकारोक्ति नहीं है, यानी इस अपने कम से कम जो ये व्यवस्था जो बाहर आई थी, ये समाज का हिस्सा है, सरकार से भी ज़्यादा। तो इसमें ज़रूरी है कि लोग पहले कम से कम अपने पारिवारिक सदस्य, परिवार, दोनों परिवारों खुशियों का माहौल वाला आयोजन करें, विनाश, विद्रोह और बगावत और बदनामी वाला कार्यों को अंजाम न दें। बादशाह अकबर को जो जयपुर का मानसिंह का जो परिवार था, वो बड़े खुश होकर अपना दामाद मानता था, गीत गाते थे राजस्थानी परिधान पहनकर। तो इस तरह यदि कोई परिवार अगर खुश होकर किसी को स्वीकार करता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इस तरह की विवाहों को प्रोत्साहन राज्य में नहीं मिलना चाहिए। मैं साफ रूप से बता देना चाहता हूँ सभी को कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जहाँ इतना विद्रोह बढ़ जाए कि लोग मार काट और जान लेने पर तक आमदा हो जाए। ऐसे लोग परिवार दोनों सहमत हों, अकेला ये बार बार जो टिप्पणियाँ आ रही हैं कि वो दोनों सहमत हों, ठीक नहीं है, क्योंकि सामाजिक मर्यादाओं को नकारा नहीं जा सकता। हर स्थान पर पुलिस नहीं खड़ी है, आज भी समाज बहुत बड़ा संगठन है हमारी सुरक्षा और संरक्षा का। तो समाज की स्वीकारोक्ति भी न्यायालय भी करें और सरकारें भी करें। धन्यवाद।